हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस और ये 30 क्वेश्चंस आपके सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अब आपको जो है डेली क्लासेस मिलेंगी मेरे चैनल पर। कुछ कारण से नहीं दे पा रही थी मैं आपको वीडियोस, लेकिन अब मैं आपको जो है डेली की डेली वीडियोस दूंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा कंटेंट जो है मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे चैनल पर PYQ सीरीज़ चल रही थी। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 का 2016 का जो पेपर है, मैं आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में जो दृढ़ विश्वास रखने वाले जो शिक्षक हैं, उसके नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? आप सबको पता है कि जो वाइगोस्की है उसका जो सिद्धांत है वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। समाज में हम रहते हैं, समाज में हम बातें करते हैं, तो संरचना सिद्धांत भी उसी से ही बनता है। आप ऑप्शन को देखिए और जो मैंने अब बात बोली है उससे आपको जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। देखिए, प्रत्यास्मरण तो हमने बच्चों को करवाना ही नहीं है, तो देखिए यहाँ पर परीक्षण की कहीं भी बात नहीं हो रही है, तो सहयोगी प्रोजेक्ट जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि जो समाज है, हम समाज में रहते हैं, सामाजिक बातचीत करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे को हम सहयोग भी देंगे। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो आपके आकलन की बात हो रही है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बच्चों को उनके आधार पर अलग करना और उनको नामित कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बच्चों से बातचीत करनी है और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना है। विद्यार्थी के लिए कठोर नियम बच्चे के लिए कुछ भी नहीं, ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको जो है राइट ऑप्शन पता लग गया होगा, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों शिक्षकों को प्रतिपुष्टि, जिसको आप फीडबैक कहते हैं, वो प्राप्त हो जाए। यह केवल आ गया है तो ये नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो आपको जो है ऑप्शंस देख के पता लग गया होगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसको हम कहते हैं NCF आपको मेरे चैनल पर ज़रूर देखने को मिलेगा। आपको जो है इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है जो आपके सीटेट में आते हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी, एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी मैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका होती है वो क्या होती है? तो सत्तावादी है, अधिनायकी है, अनुमति परक है या सुविधादाता है? तो जो शिक्षक की भूमिका रही है अकॉर्डिंग टू NCF वो रही है सुविधादाता की, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की उपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर क्या होता है, कि क्या है कि एक विविध कक्षा है, उसमें जो विद्यार्थियों पर जो शिक्षिका है उसकी जो अपेक्षाएं हैं वो क्या करती है, विद्यार्थियों पर क्या छोड़ती है? एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, एक मात्र निर्धारक होती है, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ती, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है, एक मात्र निर्धारक बिल्कुल भी नहीं होती है, संबंधित होती है, ऐसा किसने कह दिया कि संबंधित नहीं होती है? तो जो है क्या है, शिक्षिका की जो अपेक्षाएं हैं, विद्यार्थियों का जो अधिगम है, जो बच्चा सीख रहा है, उस पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है, जिसमें अक्षमता ना होना उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की जो है अपेक्षा रखता है। तो देखिए इसका क्या लगता है आपको राइट ऑप्शन?
एक काल्पनिक लक्ष्य है, नो बिल्कुल नहीं है। हानिकारक तो बिल्कुल भी नहीं है। भार नहीं बढ़ाएगा। शिक्षण के प्रति जो दृष्टिकोण है, उसकी जो विषय वस्तु है टीचिंग की, धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अनुभव जो अधिगम अनुभव है उनको बढ़ाती है। यह कथन है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों के लिए कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होती है। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। चलिए आगे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सही है, क्योंकि इससे कक्षा जो है अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत है, क्योंकि वह अनावश्यक स्पर्धा को बढ़ाती है। आपको ऑप्शन देख के समझ आ गया होगा कि राइट ऑप्शन क्या है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बच्चे जो हैं इससे अपने साथियों से क्या करते हैं, अनेक कौशल सीखते हैं। हर बच्चा विभिन्न है, अलग अलग है, हर किसी के पास अपना 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 कौशल है, तो एक दूसरे से वो क्या सीखते हैं। 8 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। सुनने में असमर्थ बच्चा स्वर्ण असमर्था वाले बच्चों के विद्यालयों में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं भेजा जाना चाहिए। केवल आ गया है, यहीं काट दीजिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है, इससे उपयुक्त सुविधा और साधन जो है उपलब्ध कराए जाएं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। देखिए क्या लगता है आपको राइट ऑप्शन। सुनने में जो असमर्थ बच्चा है उसको नियमित विद्यालय में वो बहुत अच्छा कर सकता है, यदि उसको क्या दिया जाए, उसको एक उपयुक्त सुविधा दी जाए बच्चे को, और उसको साधन उपलब्ध कराया जाए जो उसको मतलब उसको कोई दिक्कत ना हो आपके विद्यालय में। ठीक है, कक्षा में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता है प्रतिभावान शिक्षार्थी की होती है। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियां अनेक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब भी जाता है। बहुत ही तुनक मिजाज होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे कि हाथ को थपथपाना, डोलना। क्या है प्रतिभावान शिक्षार्थी की जो विशेषता, इस तरह से आपको क्या लग रही है, तो ये है कि यदि कक्षा की गतिविधियां अगर अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होगी, अगर सामान्य बालक से ऊपर है आपका प्रतिभावान शिक्षार्थी, वही होता है ना, तो जो कक्षा की गतिविधियां हैं वो अगर चुनौतीपूर्ण नहीं होंगी तो वो क्या होगा, वो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकेगा और एक टाइम पे वो जो है कक्षा में ऊब भी जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है? अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबोधित करके। क्या लगता है आपको? तो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ अगर वो संबंधित कर देगी, संबोधित नहीं संबंधित कर देगी, उसको साथ जोड़ देगी, तो क्या होगा, एक प्रभावी अधिगम को वो बढ़ा पाएगी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है आपका बिल्कुल सही है? बच्चे जानकारी की निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। आप देख सकते हैं कि निष्क्रिय तो होते ही नहीं है, बाकी ये 3 जो है आपको ऑप्शन बिल्कुल आपको पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का चैनल ज़रूर प्रेस कीजिएगा। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि बिल्कुल प्रभावी है? पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थियों में वांछित प्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए, उसमें आप दंड का उपयोग करेंगे। दंड का उपयोग तो आपने किसी भी कीमत पे बच्चे के साथ नहीं करना है। आप क्या कर सकेंगे कि विद्यार्थियों को आप बहुत सारे उदाहरण देंगे और उनको कहेंगे कि आप जो है तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए बच्चे को आप ज़रूर कहेंगे। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और वे अनुभव करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहां शिक्षण
एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय तो हमने बिल्कुल भी बच्चे को नहीं करना है, हमेशा सक्रिय रखना है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, जहाँ उनके संवेगों को महत्व दिया जाएगा, वहाँ वे अनुभव करते हैं कि वो क्या है, कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन? बच्चे। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता लगता है? बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ए और बी, बी और सी, ए बी सी या केवल बी? क्या लगता है आपको? पक्षी का जो प्रत्यय है ना, वो विकसित हो चुका है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसमें बी है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, देखिए मुझे भी हो गया, केवल बी ही ऑप्शन है और वो डी में है, ध्यान से करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी कर सके? चलो, इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो, उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो क्या लगता है आपको? इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। इससे जो है बच्चे को आप प्रोत्साहित कर पाएंगे। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? उसे चिंता और डर पैदा करके, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उनकी मदद करके, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे कि टॉफ़ी। तो क्या लगता है आपको? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करेगी और उसमें निपुणता लाने में उसकी मदद करेगी। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बनेंगे और उसे सीखने के लिए ही सीखना पसंद करेंगे। रटकर तो बच्चे को याद करवाना ही नहीं है। दंडात्मक उपयोगों का उपयोग नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंकों के लिए भी उनको कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना। अंक के लिए हमने बच्चे को नहीं पढ़ाना है। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही वो सीखना पसंद करें। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा ए है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो उदाहरण है प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड नहीं देना है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा। क्या लगता है आपको? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की ओर। विकास का शिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ सकता है: सामान्य से विशिष्ट कार्य की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो क्या लगता है आपको राइट ऑप्शन? तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सिर से पैर की ओर। 20 क्वेश्चन। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था या प्रारंभिक बचपन का समय? क्या लगता है आपको सबसे संवेदनशील समय? तो प्रारंभिक जो आपका बचपन का समय है, जो इस वक्त मेरी बेटी का चल रहा है, यह सबसे संवेदनशील समय है, जो इस वक्त मेरे सामने ही बैठी है। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करके भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी जो क्षमताएं हैं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। क्या है? ठीक है, आवश्यकता और पर्यावरण है, वृद्धि और विकास है, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण है, या अनुशासन और पौष्टिकता है। यहाँ पर बात हो रही है कि माता पिता अगर खिलाड़ी हैं तो अगर वो सप्ताहांत में यानी कि शनिवार और रविवार को उसको प्रशिक्षण दे देते हैं 6 वर्ष की लड़की को, तो ये क्या है? प्रतिक्रिया किसका परिणाम होगी? तो आवश्यकता और पर्यावरण दोनों का ही प्रभाव जो है उस बच्चे पे पड़ेगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। क्या लगता है आपको? सॉरी,
विद्यालय और जो पास पड़ोस है आपका ये क्या है, गौणवाहक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों, स्कीमा तो जो है वाइगोस्की ने यूज करा ही नहीं है, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि जो वाइगोस्की है वो जो सामाजिक जो है वार्तालाप में बहुत वो करता था, मतलब उसका सिद्धांत इसी पे बेस्ड है। तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये क्या है? ये दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन है, सामाजिक संकुचन अनुकूलन है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन है, कानून और व्यवस्था अनुकूलन है। तो क्या लगता है आपको? तो ये क्या है आपका? सामाजिक संकुचन अनुकूलन है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यदि आप ईमानदार हैं तो आप पर भी आपके माता पिता गर्व करेंगे। ठीक है। जीन पियाजे जी आगे हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का जो अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास करेंगे, शिक्षक और माता पिता द्वारा पूर्वानुबंधन। क्या लगता है आपको? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, जिसको स्कीमा कहते हैं, निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में। देखिए सीटेट आने वाला है तो मुझे इतनी तो उम्मीद है कि आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया होगा और ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। तो इसको क्या कहते हैं? समायोजन और समावेशन के रूप में। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध करवाकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, बिल्कुल नहीं, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। बताइए प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक कैसा माहौल बनाएगा? एक वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम कर जो है जो खोज को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो क्या सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ जो है विकसित हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को आप विभिन्न तरीकों से समझाएंगे। बुद्धि को केवल आ गया है, यही काट दीजिए। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों को पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा की तरह आप ग्रहण करेंगे। ठीक है, क्या सुझाता है बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का? कि शिक्षक को चाहिए कि जो विषय वस्तु है उसको विधियों को पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की रूपरेखा तैयार करेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कोई 5 साल की लड़की है, एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है कि लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका बिल्कुल सही है? जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेगा। बताइए क्या लगता है आपको? दोनों का हमने बताना है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसकी जो व्याख्या है, बच्चा जो है अपनी माँ का अनुकरण करेगा। 5 साल का बच्चा है तो वो अपनी माँ का ही अनुकरण करेगा। मेरी बेटी मेरा बहुत अनुकरण करती है। लिंग है जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण या सामाजिक संरचना। क्या लगता है आपको? लिंग क्या है? लिंग आपका एक जैविक सत्ता है। तो गाइस कैसे लगे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस? मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत बढ़िया लगे होंगे। सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल पर आप ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। कल सुबह
आपको हिंदी पेडागोगी की जो है एक क्लास मिलेगी, एक सेशन मिलेगा आपको 15 मार्क्स का, और शाम को आपको सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो हैं देखने को मिलेंगे। हिंदी का जो हमारा सेशन रहेगा वो सुबह रहेगा और शाम को सीडीपी का रहेगा। बीच में मैं आपको जो है छोटी क्लासेस के भी आपको जो है मैं काम करवाऊंगी अपने चैनल पर, छोटी क्लासेस को भी हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जो है आगे आने वाले दिनों में जो है मैं शेड्यूल आपको बता दूंगी। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मतलब कि ये जो टारगेट था हमारा सीटेड से हम छोटी क्लासेस पे जा रहे हैं। नो, आपके बच्चे भी हैं, आप उनको भी समझा सकते हैं, आपको भी ज़रूरत है। तो बस मेरे चैनल पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट आगे आने वाले दिनों में मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, वीडियो तक बने रहे हैं, आप एंड तक बने रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।